दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम जाने की सोच रहे हो तो ऐसे में दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आप बागेश्वर धाम तक कैसे पहुंच सकते हो, बागेश्वर धाम तक जाने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, बागेश्वर धाम में आपको रुकने की क्या व्यवस्था मिल जाती है, वहां पे होटल्स रूम्स कैसे हैं, साथ में बागेश्वर धाम में आपको खाने की क्या व्यवस्था मिलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम वीडियो में यह भी बताएंगे कि बागेश्वर धाम में आप अपनी अर्जी कैसे लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों जिन लोगों को ऊपरी बाधा या भूत प्रेत की बाधा है उन लोगों को बागेश्वर धाम कब जाना चाहिए और उनकी अर्जी कैसे लगेगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस हमारे वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ बागेश्वर धाम के बारे में। आइए। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर आपको पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं। आप बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय रोड, इन तीनों ही जगह से आप आसानी से बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। जो लोग बाय ट्रेन बागेश्वर धाम आना चाहते हैं उनके लिए बागेश्वर धाम का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है दोस्तों खजुराहो रेलवे स्टेशन, और दूसरा है दोस्तों छतरपुर रेलवे स्टेशन। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 33 किलोमीटर की है और खजुराहो रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 19 किलोमीटर की है। जो लोग बाय ट्रेन यहाँ तक पहुंच रहे हैं दोनों ही रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से ऑटो करके बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम तक जाने के लिए आपसे 100 से 150 रुपए पर व्यक्ति चार्ज किया जाता है। और वहीं अगर खजुराहो से बात करें तो खजुराहो से भी दोस्तों आपको 100 से 50 रुपए 150 रुपए के करीब तक आपको चार्ज लिया जाता है बागेश्वर धाम तक जाने के लिए। इसके अलावा जो लोग बाय रोड बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए हमने यहाँ पर दूरी लिख दी है। जो लोग भोपाल से छतरपुर आ रहे हैं या फिर लखनऊ से आ रहे हैं, प्रयागराज से छतरपुर आ रहे हैं, वो अपनी दूरी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग बाय एयर यानी कि एरोप्लेन के जरिए यहाँ तक आना चाहते हैं तो उनको हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर बागेश्वर धाम का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है खजुराहो एयरपोर्ट। आप खजुराहो एयरपोर्ट से उतरकर टैक्सी या ऑटो करके बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 22 किलोमीटर की है। दोस्तों बागेश्वर धाम तक आने के लिए आपको सभी राज्यों से बसें मिल जाती हैं। अगर आपको डायरेक्टली बागेश्वर धाम तक बसें नहीं मिल रही हैं तो आप छतरपुर तक बस ले सकते हैं, वहां से फिर ऑटो टैक्सी करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप खजुराहो तक भी आ सकते हैं। खजुराहो तक भी आपको आसानी से बसें मिल जाती है और वहां से भी फिर आप खजुराहो में उतरकर टैक्सी ऑटो के जरिए बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब आप बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि बागेश्वर धाम में रुके कहाँ पर। बागेश्वर धाम में रुकने की बात करें तो बागेश्वर धाम के ही पास में आपको बहुत सारे होटल, धर्मशालाएं, रूम, अपार्टमेंट मिल जाते हैं जो आपको बहुत कम प्राइस में देखने को मिलते हैं। बागेश्वर धाम में होटल, रूम, अपार्टमेंट की स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 से 400 रुपए में बहुत ही आसानी से सस्ते रूम देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप अच्छा रूम लेंगे तो यहाँ पर आपको 1000-1200 रुपए तक रूम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बागेश्वर धाम में ही रुकना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उतने अच्छे होटल्स उन प्राइसों में देखने को ना मिले। अगर आप बहुत अच्छा होटल चाहते हैं और बहुत अच्छी सुविधा चाहते हैं रुकने की तो ऐसे में आपको फिर छतरपुर जिले में ही होटल ढूंढना होगा। छतरपुर जिले में ही आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, 1 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार के, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप खजुराहो में भी देख सकते हैं होटल, वहां पर भी रुक करके फिर वहां से दर्शन करने निकल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा उन लोगों की बात कर लेता हूं जो लोग फ्री में यहाँ पर रुकना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे तो कोई खास सुविधा नहीं है फ्री में अभी रुकने की, लेकिन जैसे आप बागेश्वर धाम के अंदर एंट्री करते हैं और मंदिर के पास आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्राउंड में ही सोते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आते हैं वो यहीं पे बिस्तर बिछा लेते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। इसके साथ साथ जहाँ बागेश्वर धाम की कथा चलती है वहां पर भी लोग जा करके सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, रात भर वहीं रहते हैं और सुबह कथा सुनते हैं और बागेश्वर धाम जी से मिल करके फिर जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर एक पैसा भी नहीं लगेगा। आप जहाँ पे भी रात में आपको जगह मिले आप वहाँ पे बिस्तर बिछा के सो सकते हैं, क्योंकि जब हम बागेश्वर धाम गए थे हमें कई लोग यहाँ पर ऐसे ही सोते हुए दिखाई दिए थे। और इसके अलावा आप चाहें तो बागेश्वर धाम के आसपास ही आसानी से आपको 300-400 रुपए में भी होटल मिल जाते हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। होटल उतने आपको अच्छे तो नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन आप 1 नाइट स्टे कर सकते हैं और अपनी एक रात काट सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बागेश्वर धाम में ही रुक रहे हैं, आप छतरपुर या खजुराहो में होटल नहीं ले रहे हैं, आप बागेश्वर धाम में ही रुक रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे में जब आप सुबह उठते हैं तो कई होटलों में दोस्तों यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे में आपको शौचालय जाने के लिए यहाँ पर अलग से शौचालय बनाए गए हैं जहाँ पर आपको 10-20 रुपए चार्ज देना होता है शौचालय जाने के लिए। तो ऐसे में आपको होटलों के बाहर भी शौचालय करना पड़ सकता है। तो जब भी आप बागेश्वर धाम जाएं, होटल सर्च करें तो ये सब चीजें पूछ लें।
इसके अलावा दोस्तों बागेश्वर धाम में आप जब पहुंचते हैं तो वहां पर खाने की बात करें तो जब आप बागेश्वर धाम गड़ा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको होटलों की भरमार दिखने लगती है। रास्ते में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट नजर आएंगे जहां पर आप रुक करके भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि बागेश्वर धाम में जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर आपको प्याज लहसुन का सेवन करते हुए लोग दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे प्याज लहसुन बैन है। बागेश्वर धाम के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर दोस्तों बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो ऐसे में अगर आप जब जा रहे हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि वहां पर आपको प्याज लहसुन नजर नहीं आएगा, ना खाने में ना आसपास। दोस्तों यहाँ पर खाने की बात करें तो यहाँ पर जो खाने की थाली है दोस्तों वो आपको 90 रुपये प्रति प्लेट देखने को मिल जाती है, जो 90 रुपये से स्टार्ट होती है। कई जगह आपको 60 रुपये पर थाली भी देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस होटल में रुक रहे हैं और खा रहे हैं। खाना यहाँ का काफ़ी टेस्टी होता है जो बिना प्याज लहसुन का बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जेब में एक पैसा भी नहीं है और अगर आप फ्री में यहाँ पर भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, जब आप बागेश्वर धाम पहुंचते हैं तो वहां पर दोस्तों बागेश्वर धाम मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही दोस्तों जहां परिक्रमा स्टार्ट होती है वहां पीछे पर ही एक बहुत बड़ा भोजन का भंडार गृह है जहां पर सभी भक्तों को फ्री में भोजन कराया जाता है। इसका जो समय है दोस्तों वो करीबन 11 बजे के आसपास का समय है। 11 बजे से यहाँ पे खाना करीब स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर सही समय का भोजन का सही समय जरूर पूछ लीजिएगा क्योंकि कई बार समय बदल भी सकता है। दोस्तों भोजन करने के लिए कुछ नियम है यहाँ पे। अगर आप फ्री में यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पे लाइन भी लगानी पड़े, लेकिन जब आप अंदर पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत ही विशालकाय हॉल देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमीन में बैठ करके थाली में खाना लेकर के खाते हैं। खाने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर आपको चावल कड़ी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप यहाँ पर फ्री में भोजन कर रहे हैं तो फिर आपको थाली में उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सके, क्योंकि जब आप बागेश्वर धाम में फ्री में भोजन करने जाते हैं और जब आप खाना लेते हैं और ऐसे में अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो फिर आपको उस थाली को बिना पूरा खाना खाए जाने नहीं दिया जाता है। अगर आप पूरा खाना नहीं खाएंगे तो आप वहां से नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप बागेश्वर धाम में खाना खा रहे हैं तो खाने को उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद दोस्तों थाली भी आपको भी मांजना होता है। दोस्तों यहाँ के कुछ ये नियम है जो आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता होता है और वो ज्यादा खाना भर प्लेट ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो थाली को धोने वाली जगह पर रखने जाते हैं तो वहां पर उन्हें वापस कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें खाना होता है। अगर थोड़ी सी दाल या चावल भी बचा होगा तो वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप उस जगह से जा नहीं सकते। तो आपको ये बात याद रखना है कि बागेश्वर धाम में अगर आप फ्री में भोजन कर रहे हैं खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बागेश्वर धाम में हमारी अर्जी लगती कैसे। दोस्तों यहाँ पर कोई स्पेशल काउंटर नहीं है अर्जी लगाने का। अगर आप यहाँ पे अर्जी लगाना चाहते हैं तो ये आपके मन से ही अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अर्जी लगाने जाते हैं, जब आप बागेश्वर धाम में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सामने ही आपको बड़ा सा मंदिर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको बहुत सारे नारियल एक पोटली में बंधे हुए नजर आएंगे। इन नारियलों में आपको अलग अलग तरह के कपड़े देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाल कपड़ा है और काला कपड़ा है, पीला कपड़ा है। तो दोस्तों सामने ही मंदिरों में दुकानें हैं जहाँ से आप ये पोटली ले सकते हैं और इस पोटली को लेकर के आपके मन में जो भी हो वो बोल करके इसे यहाँ पे बांध सकते हैं और आपकी अर्जी दोस्तों ऐसे ही लगती है। इसके बाद आपकी किस्मत और भगवान बालाजी की आपकी ऊपर कृपा, इन दोनों के जरिए ही आपकी किस्मत में अगर नंबर लगना होता है तो आपकी अर्जी बागेश्वर धाम तक पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी लगाते समय एक बात याद रखना है, अगर आपको कोई नॉर्मल अर्जी लगाना है, जैसे कि अगर आपको कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं है और आप सिंपल अर्जी लगाना चाहते हैं या कोई दूसरी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लाल वाला जो नारियल है, लाल वाला जो कपड़ा है जिसमें नारियल आपको दुकानों से मिल जाता है, वही वाला कपड़ा लेकर के आप अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन जिसको ऊपरी बाधा या भूत प्रेत की बाधा है उन लोगों को दोस्तों स्पेशली काला कपड़ा लेकर के ही अर्जी लगाना होगा। उन लोगों को काले कपड़े में बंधे नारियल के जरिए ही अर्जी लगाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपका नारियल घर से लाते हैं बांध करके या फिर यहाँ दुकान से लेते हैं, उसे यहाँ पर इस तरीके से बांध देना है। और बांधने के बाद दोस्तों अब आपकी किस्मत है और आपके ऊपर बालाजी की अगर कृपा होती है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब प्रवचन चालू होता है तो उस समय आपका नाम अनाउंस किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिनको ऊपरी बाधा है उनको स्पेशली कहा जाता है कि शनिवार के दिन ही वो अर्जी लगाएं, क्योंकि शनिवार के दिन ही ये ऊपरी बाधा को भगाया जाता है, शनिवार और मंगलवार के दिन। बाकी समय में दोस्तों इसकी अर्जी नहीं लगती है। दोस्तों जिनको ऊपरी बाधा है या भूत प्रेत की बाधा है, अगर वो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं तो उन्हें काले कपड़े में दिए हुए नारियल को यहाँ पर बांधना होगा। उसके बाद आपके मन में जो भी है आप वो बोल दीजिए और ये अर्जी दोस्तों आपकी शनिवार और मंगलवार के दिन लगती है। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, जब आप बागेश्वर धाम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बालाजी का एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही चमत्कारी मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप दर्शन जरूर करें। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे हनुमान जी देखने को मिलेंगे, हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे
तो वहाँ पर आपको एक सूखा पेड़ भी दिखाई देगा। सूखा पेड़ दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऊपरी बाधा या भूत प्रेत होता है, उन लोग यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। उन लोगों को जिनको भी ये प्रॉब्लम हो उसे आप इस पेड़ के पास छोड़ दीजिए, वो पेड़ के पास ही घूमते रहेंगे और घूमने के बाद उन्हें वहीं पर आराम मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप शनिवार मंगलवार आते हैं और भूत प्रेत वाली अर्जी लगाते हैं तो उसके लिए अलग निवारण किया जाता है। दोस्तों अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कैसे सुन सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ज़्यादातर तो गढ़ा में ही रहते हैं और गढ़ा में ही उनके प्रवचन चलते हैं। और यहाँ पर ही बालाजी का जो मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करेंगे, वहीं के नज़दीक में ही आपको कथा का प्रवचन सुनने को मिल जाता है और वहीं पे आपको बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये गढ़ा में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आप अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले नेट पर ही चेक कर लीजिए कि इनके लेटेस्ट जो है प्रवचन कहाँ चल रहे हैं और कहाँ पे इनकी कथाएं हो रही हैं। उसके बाद ही आप बागेश्वर धाम जाएं, क्योंकि कई बार ये आपको बागेश्वर धाम गढ़ा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इनका कहीं प्रोग्राम होगा तो ये आपको फिर उस जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर आप जा रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरा पता करके ही अपने घर से निकलें। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप बागेश्वर धाम में दर्शन करते हैं तो यहाँ पर परिक्रमा लगाने का भी एक नियम है। तो बागेश्वर धाम में परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो, जहाँ से द्वार है वहीं से आपकी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है और ये करीबन दोस्तों 1 से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा होती है जो आपको पैदल लगानी होती है। और दोस्तों जैसे जैसे आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको मंदिर के पीछे का भाग दिखेगा, जहाँ पर अभी आपको भूत प्रेत की बाधा भगाते हुए कई लोग देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप मंदिर के आसपास परिक्रमा लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ सामान की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों बागेश्वर धाम मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी दुकानें मिल जाती है, जहां पर आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहां पर आपको सिद्ध भभूति भी मिलती है, जिसके समय की बात करें तो यहां पर आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये भभूति मिलती है, फिर दोपहर 12 से 2 बजे तक, और उसके बाद दोस्तों आपको ये भभूति 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक मिलती है, जिसके लिए यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगती है। दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप भी बागेश्वर धाम जा रहे हैं या जा चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका सफर कैसा था। दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।